Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. We are going to start with chapter number 8 today, that is Public Finance on page number 70. On your screen, we will start with the introduction first. There are two words, one is public and another one is finance. So what does it mean? Public finance is one of the old branch of economics which highlights the role and function of the government in an economy. इकोनॉमी को कैसे रन करना है, उसमें गवर्नमेंट का रोल कैसा है, ये हमें पब्लिक फाइनेंस के इस चैप्टर से समझ में आएगा. एंड इट इज द ओल्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक. गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल or informal institution created by the people in a specific region to perform various functions such as protection from external attack, protection of private property of the people, generation of employment, maintaining internal laws and order, provision of social needs like education, health, etc. So what they are saying, यहां पर सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट क्या है उसके बारे में बताया. व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को समझने के बाद हम समझेंगे व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस. सो लेट्स रीड इट वंस अगेन. व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन. तो हो सकता है कहीं पर गवर्नमेंट कैसी हो, फॉर्मल हो, और कहीं पर इनफॉर्मल हो. ठीक है, फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, और जो प्रोसेस फॉलो करना है उसी प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट को बनाया गया. ठीक है. इनफॉर्मल मतलब हो सकता है कि किसी ने जबरदस्ती कब्जा किया हो और वो पूरा का पूरा गवर्न कर रहा हो. ठीक है ना. तो इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. क्रिएटेड बाय द पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन, उस एरिया के, उस इलाके के, उस क्षेत्र के लोगों ने उसे क्या किया है, क्रिएट किया है. क्यों क्रिएट किया है? टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज. तो गवर्नमेंट का काम क्या है? फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, ताकि बाहरी कोई आक्रमण ना हो, उससे बचाव के लिए, डिफेंस के लिए. प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, जो निजी संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को बढ़ाने के लिए. मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर प्रॉपर रहे उसको मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेट के थ्रू. प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, और जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए जिस संगठन का हम लोग गठन करते हैं दैट इज नोन एज गवर्नमेंट. ठीक है. These function of the government can be classified. अभी जो हमने यहाँ पर फंक्शन रीड किया, मतलब गवर्नमेंट के कार्य क्या हैं उसको क्लासिफाई किया गया. सबसे पहला इसमें ऑब्लिगेटरी फंक्शन, मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा. किसको? गवर्नमेंट को. सो क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, डिफेंस मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा ताकि बाहर से कोई अटैक ना हो. जस्ट लाइक आवर मिलिट्री, नेवी, है कि नहीं. मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, तो जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना. तो कैसे होता है, जो पुलिस स्टेट है ना, जो पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाता है, जो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, एरिया में कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, एटसेट्रा, आर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ करे या ना करे, बट ये जो एक्टिविटीज यहां पर बताई गई, फर्स्ट वन एक्सटर्नल अटैक से बचाना, सेकेंड वन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है गवर्नमेंट का, उससे वो पीछे हट सकती नहीं है. नंबर 2, ऑप्शनल फंक्शन, मतलब करना है तो करे, नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, मतलब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे. तो ये तो क्या, ये प्राइवेट बेसिस पे भी हो सकता है, और गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करे.
Provision of social security like pensions and other welfare measures etc. are optional function of the government. तो ये गवर्नमेंट के ऑप्शन में दिया गया है कि उसको करना है तो करे, नहीं निर्वाह करना है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट जो ऑब्लिगेटरी है वो तो कंपलसरी है। तो यहां पर हमने दो क्लासिफिकेशन देखे गवर्नमेंट के फंक्शंस के। नाउ मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस के ऊपर आते हैं। टू परफॉर्म द अबव मेंशन फंक्शन, हमने ये जो दो फंक्शन की बात की, एक ऑब्लिगेटरी दूसरी ऑप्शनल, उसको परफॉर्म करने के लिए adequately and efficiently any government need funds which can be received from various sources। अब यहाँ पर सोर्सेस की बात हो रही है। अगर आपको सरकार अच्छे से चलानी है, गवर्नमेंट ठीक से चलानी है, अच्छा चलाने का मतलब क्या हो गया, यही जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने हैं, जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है और जो ऑप्शनल फंक्शन है, इसको रन करने के लिए यू नीड फाइनेंस। अब ये पैसा कहां से आएगा, उस सोर्स की हम बात कर रहे हैं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है ना। जैसे ही बात करेंगे गवर्नमेंट का इनकम क्या, तो माइंड में तुरंत क्लिक होता है इनकम टैक्स। होता है कि नहीं होता है, सबको क्लिक होता है कि सर जो टैक्स वसूलते हैं ना, यही क्या है, गवर्नमेंट का इनकम है। बट सिर्फ वही इनकम नहीं है, वो एक मेजर सोर्स है। उसके अलावा क्या क्या सोर्सेस है आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट वन इज पब्लिक, second word is finance. Public is a collective for the individuals living within an administrative territory। तो पब्लिक कौन है, जो वहां के रहवासी हैं उनके पब्लिक बोला गया। इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट द पब्लिक। तो यहां पर जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट की बात करें। जस्ट लाइक आपने कई बार सुना होगा ना, ये पब्लिक स्कूल है। पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो इकोनॉमिक्स में व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक, दैट मींस वी डिराइविंग द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। फाइनेंस सिंपली, अब यहां पर फाइनेंस की बात करते हैं, सिंपली मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनेंस का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, फाइनेंस का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कंबाइन किया तो क्या हो गया, पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ये तीन लेवल पे गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, कैसा है, यही स्टडी करना पब्लिक फाइनेंस। Thus public finance is nothing but study of principle of income and expenditure of the government at central, state and local level। तो local level पे कहिए, state level पे कहिए या central level पे कहिए, जब हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इनकम क्या है और गवर्नमेंट के खर्चे क्या हैं, जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक फाइनेंस। This study is done under the public finance branch in economic। तो इकोनॉमी में इसके लिए अलग से ब्रांच है known as public finance। सो डेफिनेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ह्यूज डाल्टन, इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics। तो देखो यहाँ पर बॉर्डर लाइन है, मतलब दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, एक तो इकोनॉमिक्स और दूसरा पॉलिटिक्स। इट इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विथ अदर। तो यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में हम देख रहे हैं और इसमें अंदर क्या एडजस्टमेंट है वो स्टडी करते हैं हम। सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट in political science too, public finance also constitute a part of the study of political science। तो जो आर्ट्स के विषय लिए हैं, है ना, आपके फ्रेंड्स कोई आर्ट्स में होंगे तो उनको एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस पॉलिटिकल साइंस का भी हिस्सा है, उस सिलेबस का भी हिस्सा है, वहां पर भी पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया जाता है।
Now, according to Professor Findlay Shiras, public finance is the study of the principle underlying the spending and raising of funds by public authority. बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइन, स्पेंडिंग मतलब वही एक्सपेंडिचर, खर्चे की बात कर रहे हैं, और इनकम मतलब रेजिंग ऑफ फंड्स, फंड्स कैसे रेज हो रहा है और कैसे स्पेंड हो रहा है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। अब इसमें गौर करने वाली बात ये होती है कि एवरी टाइम जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो न्यू गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा होता है, और उस एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए कई बार वो बहुत सारे वादे करती है पब्लिक से कि हम अगर सत्ता में आए, व्हेन वी विल बी इन द गवर्नमेंट, वी विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा बेनिफिट टू यू। तो आप देखेंगे इसकी वजह से जब कोई देश का चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे देश बूढ़ा होता जाता है, मतलब उसका एज, जैसे हम यहां पर इंडिया को कंसीडर करें, अगर हम लोग इंडिपेंडेंस से कंसीडर करें तो 70 साल बाद भी आप देखेंगे कि हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? जो नई सरकार आती है उसको पुराने जितने भी स्कीम्स हैं उसको तो चलाते रहना पड़ता है और नई स्कीम को लॉन्च करना पड़ता है। अभी पुराने स्कीम चल रहे हैं तो उसके अंदर तो एक्सपेंडिचर हो ही रहा है, और नया स्कीम देना है तो उसमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। तो कभी कभी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है कि हम कहां पर कट शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सोर्स ऑफ इनकम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर वही बात किया गया है कि जब हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्पेंडिंग की और रेजिंग फंड की थ्रू दी पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश आपको करके दिखा दिया गया है ताकि आप समझ सके कि जैसा आपका घर चलाने में दिक्कत होती है वैसे सरकार चलाने में भी दिक्कत होती है। तो जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी निजी पर्सन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट फाइनेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक फाइनेंस। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करना, सामाजिक भलाई। तो पब्लिक फाइनेंस कलेक्ट करके, जैसे गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन कर दिया, गवर्नमेंट ने आपको मेडिकल फैसिलिटी कुछ फ्री प्रोवाइड की, गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेसेस बना दिए, तो जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है ये किस लिए प्रोवाइड किया जा रहा है? टू क्रिएट सोशल एडवांटेज इन दी सोसाइटी, सोसाइटी में सोशल एडवांटेज क्रिएट हो इसके लिए। जबकि प्राइवेट फाइनेंस किसके लिए होता है? फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ के लिए। आपका हित आपको जिसमें लगता है आप उसमें पैसा लगाओगे, आपको फायदा नहीं है आप पैसे नहीं लगाओगे। तो ये डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक फाइनेंस है, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पहले डिसाइड करता है कि कितना स्पेंड करना है और कहां कहां स्पेंड करना है, ठीक है ना। और प्राइवेट की बात करें तो एन इंडिविजुअल कंसीडर हिज इनकम एंड देन डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो रिवर्स है यहां पर, आपको खर्च कितना करना है आप कैसे डिसाइड करोगे? पहले आप अपना पॉकेट चेक करोगे, मेरे पास है कितना, उसके हिसाब से मैं खर्च करूं। ये क्या हो गया? प्राइवेट फाइनेंस। बट पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है? हमें खर्च कितना करना है तो उसके हिसाब से हम पब्लिक से कलेक्ट करेंगे। गेटिंग इट? तो ये रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज। नंबर 3, क्रेडिट स्टेटस। क्रेडिट स्टेटस, तो यहां पर हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन दी मार्केट, मतलब गवर्नमेंट अगर किसी से भी पैसे लेने चाहे तो कोई उसे ना बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट की 100% गारंटी मिलती है। सभी को पता है अगर हम गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। देयर इज 100% गारंटी ऑफ रिडीमेबिलिटी, है ना, रिडम्पशन की 100% गारंटी आपको मिलती है।
तो कोई भी आपको ना नहीं बोलेगा लोन देने के लिए। बट प्राइवेट फाइनेंस में ऐसा होगा क्या? नहीं, प्राइवेट फाइनेंस में आपको चेक करेंगे कि आप रीपे कर पाएंगे क्या, आपकी कैपेसिटी है क्या, है ना। तो क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इज लिमिटेड, उनको जो क्रेडिट देना है वो लिमिटेड अवेलेबल होगा। राइट टू प्रिंट करेंसी, किसके पास करेंसी छापने का अधिकार है? सो गवर्नमेंट कैन प्रिंट, गवर्नमेंट चाहे तो करेंसी प्रिंट कर सकता है, भाई कोई नई बात नहीं है, गवर्नमेंट आरबीआई के माध्यम से ही करेंसी प्रिंट करता है। बट क्या प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसा कर सकते? नो, दे कैन नॉट, है ना, डज नॉट एंजॉय सच राइट, ऐसा कोई उनके पास अधिकार नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक। पब्लिक फाइनेंस कैसा होता है, हमने उसके अंदर देखा पब्लिक फाइनेंस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, दो मुद्दा, एक तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है और एक ऑप्शनल फंक्शन है। तो इसमें जो ऑप्शनल फंक्शन है वो क्या हो जाता है? मोर इलास्टिक, मतलब आप चाहे तो उसको पोस्टपोन कर सकते हो, बाद में खर्च करो, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, जो ऑब्लिगेटरी है वो तो आपको करना है, ठीक है ना। बट इन द केस ऑफ प्राइवेट फाइनेंस देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंज इन प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस को चेंज करने में कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। नंबर 6, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। अगर पब्लिक फाइनेंस को देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है पूरी इकोनॉमी पे, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे टैक्स रेट डिसाइड करती है, जैसे इकोनॉमी पॉलिसी बनाती है, जैसे एक्सपेंडिचर इंकर करती है, जैसे हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कम्युनिकेशन पे, है ना, उस हिसाब से डेवलपमेंट होता है, तो पूरे इकोनॉमी पे असर पड़ता है। जबकि प्राइवेट फाइनेंस की वजह से इतना इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं होता, बहुत ही कम होता है। सो मार्जिनल इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम या नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी में बहुत मार्जिनल इंपैक्ट होता है, कम इंपैक्ट होता है। तो आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बताया गया है रिगार्डिंग पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये चार्ट बना करके दिया गया है, और हेडिंग क्या है चार्ट का? स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर दे दिया गया। बहुत बार हमारे माइंड में जब पब्लिक फाइनेंस की बात आती है ना, तो एक ही चीज बार बार दिमाग में आती है, टैक्स टैक्स टैक्स। लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या सोर्सेस हैं, और ये पैसा कलेक्ट होके कहाँ कहाँ खर्च होता है, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, उसको कहते क्या है, वो हमको इस चार्ट के माध्यम से समझ में आएगा। सबसे पहला यहाँ पर दिया है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में आप देखिए, इसमें होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो रिकरिंग होता है, बार बार इंकर करना पड़ता है। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिससे असेट क्रिएट हो रहा है पूरे नेशन के लिए, जैसे डैम हम बना रहे हैं, रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू रेलवे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ऐसे कुछ खर्चे जिससे हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, है ना, ऐसा कुछ है जिससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जैसे आप हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, पेंशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो उससे डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चार टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग बेसिस पे, है ना, बार बार पे करना पड़ता है, जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सबको पैसा देना है, सैलरी देना है, तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे क्या क्रिएट हो रहा है? एसेट क्रिएट हो रहा है। तो आप कभी कुछ मशीनरीज परचेस करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। थर्ड वन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, आप प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा कहाँ लगा रहे हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन हमें स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो ये क्या है? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पेंशन वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली एक्सपेंडिचर की। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। पब्लिक रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है टैक्स, टैक्स के थ्रू पैसा आता है। और टैक्स दो टाइप में हम कलेक्ट करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो आपके इनकम के ऊपर डायरेक्ट चार्ज किया जाता है ना। गवर्नमेंट आपको पूछती है आप कितना कमा रहे हो, 10 लाख कमाते हो,
तो 5 लाख पे टैक्स भरो, है ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में मिल रहे हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स है ही। तो इसमें आपका इनकम क्या है वो नहीं देखा जाता, वेदर यू आर पुअर पर्सन, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट, इट डजंट मैटर। आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, आप सर्विसेज ले रहे हो, तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्टली कंसीडर किया जाता है। जो भी आप सोप परचेस करें, ऑयल परचेस करें, डेली यूसेज के कोई प्रोडक्ट परचेस करें, कोई सर्विसेज लें, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट में काउंट होता है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो हमने यहाँ पर टैक्स देखा, दो टाइप के टैक्स, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, मतलब ऐसे कौन से सोर्सेस है जो अदर देन टैक्स गवर्नमेंट को कमाई का जरिया बता रहे हैं। सो गवर्नमेंट क्या कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट बहुत जगह पर फीस कलेक्ट करती है। क्या कलेक्ट करती है, फीस, है ना, जो भी उसके चार्जेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुमास्ता लाइसेंस बनाना है अपने शॉप के लिए, तो आप कुछ फीस पे करेंगे। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप जाकर गवर्नमेंट ऑफिस में फीस पे करेंगे, हाँ या ना। तो ये जो आप फीस पे कर रहे हैं ये भी क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। नंबर 2, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, अगर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और आप उसके बदले में क्या करते हैं, पे करते हैं। जस्ट लाइक वाटर सप्लाई किया जाता है आपको, है ना, तो आप वाटर का बिल भरते हैं, तो वाटर का बिल जो आप पे कर रहे हैं दैट इज व्हाट, पब्लिक गुड्स, तो आप उसका प्राइस पे कर रहे हैं। थर्ड वन, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल असेसमेंट का नोटिस आता है, मतलब गवर्नमेंट उनके यहां पर ऑडिटर को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है, उनका पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करता है कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। आपने देखा होगा बहुत जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती हैं, ठीक है ना, और या जो लोग प्रॉपर टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं, तो वहां पर असेसमेंट के लिए स्पेशली भेजा जाता है। तो उससे भी क्या होता है, फंड जनरेट होता है। देन फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। आजकल देखो, मास्क नहीं लगाया तो 400 रुपए फाइन, गलत जगह पे बाइक पार्क किया है तो 200 रुपए फाइन, हेलमेट नहीं पहना है तो फाइन, है कि नहीं। तो फाइन और पेनल्टीज जगह जगह पर लगाई जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली फंड जनरेट किया जाता है ना। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपने टिकट नहीं लिया तो टीसी को फाइन पे करो, है कि नहीं। तो ये फाइन्स एंड पेनल्टीज कलेक्ट होती है। देन गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। गवर्नमेंट को कहीं से गिफ्ट मिल रहा है या कोई ग्रांट मिल रहा है या डोनेशन मिल रहा है। जस्ट लाइक देखो, अभी कोविड-19 के टाइम पे जब पीएम केयर फंड्स के लिए आह्वान किया गया था, तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने क्या दिया था, डोनेशन दिया था। कभी नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है तो फॉरेन कंट्री से भी ग्रांट मिलता है ना। या कोई बहुत बड़ा इवेंट सेलिब्रेट हो रहा है तो हो सकता है कि फॉरेन कंट्री से या हमारे जो डोमेस्टिक पर्सन्स हैं वहां से कोई गिफ्ट वगैरह गवर्नमेंट को मिले। तो गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन भी सोर्स हो जाता है। स्पेशल लेवी, स्पेशल लेवी मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हैं। जैसे एक्स्ट्रा एजुकेशन सेस, मतलब क्या होता है, हायर एजुकेशन सेस आपने सुना होगा कि टैक्स का जो स्लैब रेट है वो तो है ही है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनका इनकम करोड़ों में है, से दे अर्न मोर देन 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज ऐसा अर्न कर रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद उनको एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल लेवी। एंड देन बोरोविंग्स, और गवर्नमेंट क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। किससे ले सकता है, आरबीआई से ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है, या पब्लिक से लोन ले सकता है, ठीक है। तो ये बोरोविंग में काउंट होगा। तो यहां पर हमने टैक्स से कितने सोर्सेस हैं और नॉन टैक्स से कितने सोर्सेस हैं ये देखा। नेक्स्ट इज पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट जितना भी फंड बोरो कर रही है उसे कहा जाता है पब्लिक डेट, ठीक है। तो ये इंटरनल डेट हो सकता है और एक्सटर्नल डेट, मतलब लोन कंट्री के अंदर से लिया गया है तो इंटरनल डेट,
और लोन फॉरेन कंट्री से अगर लिया गया है, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है या बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक है, इनसे अगर लोन लिया गया है तो उसे हम एक्सटर्नल डेट बोलेंगे, या किसी दूसरे कंट्री से लोन लिया हो सकता है, डिपेंड्स। देन वी हैव फिजिकल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या जाता है? हम देखते हैं यहाँ पर टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, टोटल पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। इसका जब हम स्टडी करते हैं, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। एंड लास्ट वन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो उसमें क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेबिट पॉलिसी फॉर ओवरऑल ग्रोथ। यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कितना है, वो देखा जाएगा। तो अभी एक एक करके हर एक चीज को हम क्या कर रहे हैं? एलेबोरेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। Public expenditure is that expenditure which is incurred by public authority. ऐसा खर्चा जो पब्लिक अथॉरिटी कर रही है, like central or state or local bodies, for protection of their citizen, जो obligatory function में आ रहा था, for satisfying their collective needs and for promoting their economic and social welfare. इस कार्य को करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर इंकर किया जा रहा है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, उसे हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। टिल 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तक, द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ लेजर्स फेयर। कौन सी पॉलिसी? लेजर्स फेयर पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑब्लिगेटरी फंक्शन। लेजर्स फेयर पॉलिसी मतलब आपके प्राइवेट चीजों में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना। आपको एजुकेशन कैसा लेना है, आपको जॉब कहाँ करना है, जॉब मार्केट में है कि नहीं है, मतलब जो ऑप्शनल काम है वो गवर्नमेंट हाथ में लेगी नहीं, उसे हम बोलते हैं लेजर्स फेयर पॉलिसी। गवर्नमेंट सिर्फ क्या देखेगी? बाहरी आक्रमण ना हो, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ठीक है ना, इसका काम गवर्नमेंट करती है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन। बट जैसे जैसे सोसाइटी धीरे धीरे मॉडर्न होते गया, तो हमने यहाँ पर क्या किया? But the modern government not only performs the obligatory functions such as defense and civil administration, but also performs optional function for promoting social and economic development of their countries. तो social and economic development भी, अभी देखो गवर्नमेंट इतनी हद तक धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, आपको कब सोना चाहिए वो भी डिसाइड कर देंगे, है ना। रात को 10 बजे के बाद शॉप बंद, तो एक हिसाब से वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने बजे के बाद आप लोग घर से बाहर ना निकले, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे जितने भी ऑप्शनल फंक्शन है ना, वो भी क्या करती है? प्रमोट करती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, अब ये उनका ऑब्लिगेटरी फंक्शन नहीं है, ऑप्शनल है, करना है करे, ना करना है ना करे, ठीक है। बट उन्होंने ये अभियान चलाया, क्यों चलाया? प्रमोट कर रहे हैं सोशल वेलफेयर को। तो यहां पर 20वीं शताब्दी तक सिर्फ जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस थे उसको करना जरूरी था, बट मॉडर्न गवर्नमेंट आजकल क्या करती है? अपने ऑब्लिगेटरी फंक्शंस को तो पूरा कर ही रही है धीरे धीरे, फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो ऑप्शनल फंक्शन है, प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्रीज। Therefore, study of public expenditure is an important part of study of public finance. तो जब आपको पब्लिक फाइनेंस रीड करना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका सिलेबस का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पार्ट में क्लासिफाइड है। तो सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर रिकरिंग, जो बार बार अकर हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज फॉर इंकर्ड कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज। तो जो डे टू डे फंक्शंस हैं, जैसे म्युनिसिपालिटी को डेली बेसिस पे वर्क करना पड़ता है, तो उनके जो कर्मचारी रहेंगे उनको सैलरी वगैरह देना, और जो बीएमसी का जो मेजर वर्क होता है, पूरे एरिया को साफ सुथरा रखना, है ना, तो उसके अंदर कुछ एक्सपेंडिचर इंकर होता है। जैसे जो भी ट्रक्स चलते हैं उनका डीजल पेट्रोल देना, ड्राइवर की सैलरी देना, फिर लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज देना, है ना, फिर वो जो गार्बेज कलेक्ट हुआ है उसको ठिकाने कैसे लगाना है, गार्बेज मैनेजमेंट, उसका खर्चा होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो डेली बेसिस पे करने पड़ रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। इट इज इंकर्ड रेगुलरली, फॉर एग्जांपल
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एटसेट्रा, ये सब इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। तो जब भी आप इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं डोंट फॉरगेट अबाउट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आपको साथ में लिखना है। इससे एग्जामिनर को ज्यादा क्लैरिटी आती है कि आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप बार बार इंकर नहीं करते, या आप ये इंकर करते हो तो कोई एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के प्रोग्रेस के लिए आप ये एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो। एग्जांपल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लोन ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स एटसेट्रा। तो ये सब कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जहां पर हमको बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को या जो गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिए हुए हैं उसका रीपेमेंट हो रहा है। तो ये सब किस में काउंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नाउ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर। मतलब क्या होता है, आप ये एक्सपेंडिचर करके कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कुछ कमा रहे हो, तब इसको बोला जाता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ रहा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल हो रहा है, ऐसे जितने भी फंक्शंस के लिए जो हम स्पेंड कर रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर is known as developmental expenditure. For example, expenditure on health, education, industrial development, social welfare, research and development, ये जो भी खर्चे हमारे आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो एग्जांपल आप खास करके ध्यान रखिए, जितना एग्जांपल आप याद रखेंगे उससे आपको कंसेप्ट याद रहेगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे कोई हमको फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। On the other hand, that government expenditure which does not yield any direct productive impact, कोई productive impact नहीं आ रहा है कंट्री के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वॉर एक्सपेंडिचर, दीज आर अनप्रोडक्टिव, है ना, क्लियर क्लियर बात है। जितना हम वॉर में पैसा लगाते हैं उतना क्या होता है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो रहा है, दूसरे कंट्रीज के साथ झगड़ा करना। अभी देखो जापान, जापान बहुत ही एग्रेसिव कंट्री था पहले, और आए दिन कहीं ना कहीं वो हमला करते रहता था। बाद में हमने देखा पर्ल हार्बर पे अटैक किया उसने, और बाद में हिरोशिमा नागासाकी हुआ, और हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान ने हथियार डाल दिए अमेरिका के सामने, और अमेरिका ने फिर प्रस्ताव रखा कि आज के बाद आप अपनी खुद की मिलिट्री नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे, खुद की मिलिट्री नहीं रखेंगे। अब जापान को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, क्योंकि यूएसए ने बोल दिया आपको कहीं पे भी संरक्षण की जरूरत है, आपको कहीं पर भी डिफेंस की जरूरत है, तो हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने आपके साथ हिरोशिमा नागासाकी किया, उसका हमें दुख है, तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन आप अभी कभी भी अपना मिलिट्री बेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो जापान को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली कि उसका जितना पैसा मिलिट्री में लगता था ना वो बच गया। अब उसने क्या किया, उसके जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे सबको बिजनेसमैन बनाने में कन्वर्ट कर दिया, और आज की तारीख में आप देखिए जापान बहुत ही जल्दी तरीके से डेवलप्ड हो गया है कि। तो यहां पर हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम कर दें तो आपका भी डेवलपमेंट जल्दी हो सकता है। तो ये जो वॉर एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना, ये कैसे होते हैं, अनप्रोडक्टिव इन नेचर। तो कुछ यहाँ पर रफ डेटा आपके सामने दिया गया है। फॉर एग्जांपल, इन द ईयर 1991 टू 92 आपका यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिल रहा है 72,317 करोड़, है ना। दैट मीन्स यहाँ इसके पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, सॉरी 72,317 करोड़। तो करोड़ का मतलब यहाँ पर 7 जीरोस आ गया, है ना। ऊपर देखो आप लिखा है रुपीज इन करोड़। तो एग्जैक्टली ये फिगर
कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अगर 1 करोड़ निकाल दिया जाए, है ना। तो ये पूरे नेशन का एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो 2001 और 2 में कितना हो गया, 3,62,450 करोड़। और 2018-19 का आप चेक कीजिए, 17,29,682 करोड़। इतना हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आता है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये चार्ट देखने के बाद आपको पता चल रहा है, अगर हम कंपेयर करें, है ना, ये आपको 1991 से लास्ट में 2019 तक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, मतलब मोर देन 100 ईयर, आई थिंक 110 ईयर्स का पूरा डेटा आपको दिया है। तो जहां पर हमारा 72,317 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ करता था, वो अब कितना हो गया है, 17,29,682 करोड़। तो बहुत ही रैपिड ग्रोथ हुआ है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। तो उसका कारण क्या है, तो रीजन एक एक करके देख रहे हैं हम यहाँ पर। इट इज ऑब्जर्व दैट देर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। सो ऐसा क्यों है, बहुत सारे रीजन है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको इनिशियल स्टेज में बताया कि गवर्नमेंट, जैसे न्यू गवर्नमेंट आती है नए वादों के साथ में, तो पुरानी स्कीम्स तो जो चल रही है गवर्नमेंट की, वो तो चलाना ही पड़ता है, उसमें खर्चा हो ही रहा है। और आप आए हो तो आपने भी कुछ नई स्कीम लॉन्च की, तो उसके ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है। तो डे बाय डे एक्टिविटीज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वही चीज लिखा है, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। As mentioned earlier, the modern government performs many functions for the social and economic development of the country. These functions include spread of education, public health, public works, public recreation, social welfare scheme, etc. तो ये सारे काम गवर्नमेंट के थ्रू किए जा रहे हैं, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। It is observed that new functions are continuously being undertaken and old functions are being performed more efficiently, है ना। तो नए नए प्रोजेक्ट हम लेते जाते हैं और ओल्ड फंक्शंस को भी करते जाते हैं, कुछ स्टॉप हो रहा नहीं है। A large scale by the at a large scale, this leads to increase in public expenditure, और उसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने देखा। नाउ पॉइंट नंबर 2, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर आपका होने वाला है। सो पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट। इन 2011 सेंसस इट वाज 121.02 करोड़। As such, the government has incurred greater expenditure to fulfill the needs of the increasing population. तो आज की तारीख में गवर्नमेंट बहुत एफर्ट ले रहा है कि जो भी पब्लिक है उसकी जो भी नीड एमर्ज हो रही है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सो दिस इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नंबर 3, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। अच्छा, इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी, इससे एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज हो रहा है। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेनन ऑफ द डे। मतलब अर्बनाइजेशन सब जगह हो रहा है, इट्स अ ग्लोबल फेनोमेनन। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई। और अर्बनाइजेशन होगा तो वहां पर पानी की खपत बढ़ जाती है, पानी ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू विलेज एरिया। फिर वहां पर रोड फैसिलिटी, एनर्जी प्रोवाइड करना, स्कूल्स एंड कॉलेजेस प्रोवाइड करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, ये सब भी किसके हिस्से में आ जाता है, गवर्नमेंट के हिस्से में। तो फिर कॉस्ट बढ़ जाता है। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। आज की तारीख में देखिए, हम कई बार जो नए नए हथियार हैं, वेपन्स हैं, है ना, अभी राफेल का नाम आपने सुना है, तो हम क्या करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है उसको ज्यादा से ज्यादा इंकर करते हैं। In modern times, defense expenditure of the government is increasing even in the peace time due to
अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो शांति तो बहाल है, लेकिन ऐसे में भी हमेशा कभी भी क्या होता है, हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप में खटास आ गई है, कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि सामने वाली पार्टी ने अगर आक्रमण कर दिया तो। ऐसे केस में हम अपने आप को तैयार रखते हैं, जो भी सप्लाईज है वो पहुंचाते हैं, तो डिफेंस के अंदर हमारा बहुत सारा खर्चा होता है। पॉइंट नंबर 5, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। अभी इस पॉइंट से, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी से खर्चा कैसे बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। अ डेमोक्रेटिक form of government is expensive due to regular election and other such activities। तो जो डेमोक्रेटिक यहाँ पर गवर्नमेंट होता है जिस किसी भी कंट्री में, वो कई बार खर्चीला हो जाता है, क्योंकि सेम चुनाव, अभी आपने चुनाव कराया लेकिन उसका उम्मीदवार आया नहीं, तो फिर से चुनाव कराओ, या कुछ प्रॉब्लम हो गया, री इलेक्शन करवाना पड़ता है, तो ये सब में खर्चे बढ़ जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और इसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंक्रीज हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 इज इन्फ्लेशन। सुना सुना लागे या देखा है पहली बार, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। मनी का जब परचेसिंग पावर कम होने लगता है, मतलब आज जो चीज हमको 100 रुपए में मिल रही है, कल क्या उसी क्वांटिटी में हमें वो मिलेगा? नहीं। मतलब जो परचेसिंग पावर है मनी का, वो क्या हो गया, कम होता जाता है। इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। So just like private individuals, the government has to buy goods and services from the market। तो जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल परचेस करते हैं, गवर्नमेंट को भी परचेस करना पड़ता है फॉर द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जैसे गवर्नमेंट को स्कूल, कॉलेजेस, रोड, डैम ये सब बनाना है, तो उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल लेकर के आना, खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट है तो हम कम पैसे में दे देंगे, है कि नहीं, या फ्री में दे देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो उनको भी एक्सपेंडिचर इंकर करना होता है। नॉर्मली प्राइजेस शो अ राइजिंग ट्रेंड। तो प्राइजेस क्या होता है, हमेशा बढ़ते रहते हैं। ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट हैज टू इंकर इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो ये जो बढ़ते हुए प्राइस है, गवर्नमेंट को ये पे करना पड़ता है। नंबर 7, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्यों प्राइस बढ़ रहा है या एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन, इसकी वजह से क्या इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड ओवरऑल ग्रोथ इन दी इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हेंस द गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स। तो गवर्नमेंट बहुत एफर्ट लेती है ताकि नई नई स्कीम को लॉन्च किया जाए, एंड प्रोग्राम फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनिशिएटिव लेती है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 8, डिजास्टर मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं कि जो नेचुरल कैलामिटीज है आए दिन काफी ज्यादा बढ़ गए पिछले 4 से 5 सालों में, है ना। कहीं ना कहीं बाढ़, भूकंप, है ना, ड्राउट, फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक, ये सब जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए जो हम कार्यवाही करते हैं उसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। Many natural and man-made calamities like earthquake, flood, cyclone, social unrest, etc. are occurring more frequently। मतलब ये सारी चीजें हो रही है। The government has to spend a huge amount for the disaster management, which increases total expenditure। तो गवर्नमेंट को बहुत ह्यूज अमाउंट खर्च करना पड़ता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और जिसकी वजह से अगेन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। Modern government are working for welfare state।
तो जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्टेट में बिलीव रखता है, उसके लिए काम करता है। हेंस देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे बाय डे बढ़ता जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पब्लिक रेवेन्यू। खर्चा तो देख लिया, अब सोर्सेस, इनकम, इनकम कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट के पास। Public revenue means the aggregate collection of the income with the government through various sources. Public revenue holds the permanent position in the study of public finance, which is part of study of economic. ये एक परमानेंट पोजीशन है। पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक फाइनेंस में स्टडी करना ही पड़ता है। दस नेसेसिटी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अराइजेस ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्योंकि खर्चा करना है तो रेवेन्यू का सोर्स भी देखना पड़ेगा। तो क्या क्या सोर्सेस हैं, तो यहाँ पर सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोर्सेस फ्रॉम टैक्स एंड फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, सो टैक्स में आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टॉसी, the essence of the tax as distinguished from other charges by government is the absence of direct quid pro quo between the taxpayer and public authority. ठीक है ना, between the taxpayer and the public authority. What does it mean? Essence of a tax as distinguished from other charges. इसको other charges से separate रखा गया by the government in the absence of direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority. Now, what do you mean by quid pro quo? Can anyone tell quid pro quo? So, quid pro quo का मतलब होता है जैसे को तैसा। मतलब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न। मैं अगर कुछ पे कर रहा हूं तो मुझे कुछ मिलना भी चाहिए। सो वही बात की गई है, द एसेंस ऑफ टैक्स एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द डायरेक्ट क्विड प्रो को बिटवीन। मतलब यहां पर कभी कभी क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्विड प्रो को एब्सेंस होता है। भले गवर्नमेंट कुछ दे ना रही हो लेकिन ले जरूर रही है, ऐसा टैक्स पेयर को भी लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्विड प्रोको का सिचुएशन है बिटवीन टैक्स पेयर एंड द अथॉरिटी। टैक्स पेयर टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके बदले में सोशल एडवांटेज उनको गवर्नमेंट से मिलता है ना। तो इसको हम क्या बताएंगे, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, a tax is a compulsory contribution from the person to the government without reference to special benefit conferred. तो टैक्स क्या है, ये टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब सबको देना है। कौन किसको देगा, पर्सन देगा गवर्नमेंट को, विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि स्पेशल आपको क्या मिलेगा, सबके लिए मिलेगा, उसमें आप भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेल्थ बेनिफिट आपको दे रहे हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी जो आपको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट नॉट नेसेसरी कि आप म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराएं। अगर जाते हैं तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, और नहीं जाते हैं तो आपने जो टैक्स पे किया है उसका उस लेवल पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो ये कंपलसरी पेमेंट है जो पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है, जिसका कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है कि आपको स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है। अ टैक्स possesses following essential characteristic। तो ये टैक्स का फीचर्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक एक करके देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टैक्स क्या है एक्चुअली, तो आपने कई बार सुना होगा कि पब्लिक बोलती है कि इतना टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स एक बर्डन जैसा हो जाता है। तो किसी को ऐसा लगता है टैक्स एक मतलब लूट के जैसा है, ये गवर्नमेंट अननेसेसरी इतना टैक्स कलेक्ट करती है, बदले में तो हमसे हमें कुछ मिलता नहीं। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, मैं अगर बिजनेस चला रहा हूँ, तो सारी बिजनेस की मेहनत मैं करूं, और मैं जो भी अर्न करूं उसमें से गवर्नमेंट 10%, 15%, जो भी उसका परसेंटेज बचता है वो ले लेती है। तो ये तो सरासर ना इंसाफी है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ,
और फिर मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो क्या ये बात सही लगती है? सो यस, तो कभी कभी बिजनेसमैन है, आम आदमी है, उनको बहुत बर्डनसम लगता है कि टैक्स गवर्नमेंट को इतना नहीं लेना चाहिए, या मेहनत हम करते हैं और पैसा कौन ले जाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगती है। बट ऐसा सिचुएशन फर्ज करो, अगर आपको गवर्नमेंट बोले कि ठीक है आप टैक्स मत दो, मैं आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं ना पुलिस का बंदोबस्त करूंगा, ना मिलिट्री का बंदोबस्त करूंगा, आप अपने हिसाब से जिए। तो आपको लगता है हम बिजनेस कर पाएंगे? हाँ, पुलिस नहीं रहेगी तो सिचुएशन क्या होगा? कोई कभी भी आएगा, आपको बंदूक दिखा करके सामान लेकर के चला जाएगा, है ना? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है ना? आपको फॉरेन से कोई अटैक ना हो, ऐसा आपको पूरा एजेंसी बना करके दे रही है, और इसी का पैसा ले रही है। तो जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये इन रिटर्न हमारे पास ही आता है। हाँ, इसमें ये अलग बात हो सकती है कि जो पब्लिक अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ शेयर वो गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर जाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा फ्रॉड वगैरह भी सामने, ऐसा स्कैम्स वगैरह आता है। लेकिन ठीक है, टैक्स तो देना ही पड़ता है, और ये नई चीज नहीं है। इवन इन दी एंशियंट टाइम, आप चंद्रगुप्त मौर्य काल का जो चाणक्य की बातें पढ़ेंगे, चाणक्य के रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें भी राजा क्या करता था? कर वसूली करता था अपनी जनता से। कर मतलब टैक्स होता है, ठीक है? तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दी पीपल सो दैट वी कैन ग्रो। तो एक एक करके देखते हैं टैक्स के बारे में। It is a compulsory contribution to the government and every citizen of the country is legally bound. हर एक जो सिटीजन है, हर एक नागरिक लीगली बाउंड है टैक्स पे करने के लिए, टू पे द टैक्स इम्पोज्ड अपॉन हिम। जो भी टैक्स उसके ऊपर इम्पोज किया गया है उसकी पे करने की जवाबदारी है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है, मेजर सोर्स। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे अ टैक्स ही कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई टैक्स पे नहीं करता तो गवर्नमेंट उसको पनिश कर सकती है। इवन फॉरेन कंट्रीज में तो टैक्स से रिलेटेड लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आप कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होने दो, स्पोर्ट्स पर्सन होने दो, अगर आपने टैक्स अवॉइड किया, टैक्स पे नहीं किया, इवेड किया, तो आपको जेल भी जाना पड़ जाता है ऑन द वेरी मोमेंट, ठीक है? Tax is paid by a taxpayer to enable government to incur expenses in the common interest of the society. तो टैक्स इज पेड बाय टैक्सपेयर। टैक्सपेयर टैक्स पे करता है ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके? एक जो कॉमन इंटरेस्ट होता है सोसाइटी, पूरे सोसाइटी का भला हो, उसके बारे में गवर्नमेंट सोच सके, उसके ऊपर एक्सपेंसेस इंकर कर सके। इसके लिए टैक्स का पे करना जरूरी है। द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैंने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, मेरे को अच्छी फैसिलिटी चाहिए, है ना? स्पेशल मतलब अभी कोई हाई टैक्स पेयर है, वो बोलेगा मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मेरे को 4 सिक्योरिटी गार्ड दे दो, मेरे लिए अलग से कुशन लगा दो। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा टैक्स देता हूं। ऐसा नहीं, टैक्स देने वाले को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा, और सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर द टैक्स, टैक्स के रिटर्न में ऐसा कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है? टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटीज एंड सर्विसेज। टैक्स किसके ऊपर इंपोज किया जाता है? आपकी इनकम के ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कमोडिटीज आप परचेस करते हैं या जो सर्विसेज आप रिसीव करते हैं उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर दिया हुआ है यू शुड नो में। लाइक इसको बोला जाता है कैनॉन्स और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहला है कैनॉन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी। अब इक्विटी और इक्वालिटी का मतलब क्या हो जाता है? टैक्स आप रिच पर्सन से ज्यादा कलेक्ट करें और पुअर पर्सन से कम या ना कलेक्ट करें, इससे क्या होगा? सोसाइटी में इक्वालिटी होगी। रिच पर्सन से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करो और पुअर पर्सन से कम टैक्स कलेक्ट करो। कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी। अकॉर्डिंग टू द स्मिथ द टैक्सपेयर शुड नो द एडवांस, मतलब उनको पहले से पता होना चाहिए, जो टैक्स पेयर है उनको मालूम होना चाहिए पहले से कि उनको कितना टैक्स पे करना है, ठीक है? एट व्हाट टाइम, कब पे करना है, ही हैज टू पे द टैक्स, एंड इन व्हाट फॉर्म
द टैक्स इज टू बी पेड, कौन से फॉर्म में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है ये उसको पता होना चाहिए। कैनॉन ऑफ कन्वीनियंस, मतलब टैक्स पे करने में कोई झंझट ना हो, बहुत ही कन्वीनियंट तरीका होना चाहिए, इजी तरीका होना चाहिए, ऐसा आपको सिस्टम बना करके देना चाहिए। कैनॉन ऑफ इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू दिस कैनॉन मतलब प्रिंसिपल, द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी द मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं हो कि टैक्स कलेक्शन की जो मशीनरी है उसमें ही सारे पैसे चले जाएं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसा काम मत करो। तो गवर्नमेंट ने जो मशीनरी बनाई हुई है वो कैसी बनाई हुई है कि हर एक व्यक्ति अपने आप जवाबदार है, इसको बोला जाता है सुओ मोटो कॉन्सेप्ट, मतलब आपको अपना टैक्स खुद से पे करना है, कोई गवर्नमेंट आपको आकर के बताने वाली नहीं है ना। और आप पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो क्या होता है, कभी आपके ऊपर रेड पड़ी तो ही मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर रखे हुए, बाकी आपको स्पेसिफिक आकर के कोई बताएगा नहीं कि आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर देती है कि इतना इनकम होगा तो आपको पे करना है। तो ये सुओ मोटो कॉन्सेप्ट है, मतलब खुद से समझने वाली बात है, और हर एक व्यक्ति क्या करे, खुद से जाकर के अपना टैक्स पे करे। इसी को बोलते हैं कैनॉन ऑफ इकोनॉमी, जहां पर टैक्स कलेक्ट करने में खर्चा ज्यादा ना हो जाए। नहीं तो क्या होगा, हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं 100 रुपीज और टैक्स कलेक्ट करने वाले को हमको 110 रुपए देना पड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टैक्स कलेक्ट करने में खर्चा कम होना चाहिए। तो समय समाप्ति की घोषणा, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद टाइप ऑफ टैक्सेस। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।